अगर हम ऐसा समझें कि वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया है थोड़ा सा, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, और अभी ऐसा होता है ना कि प्रिफर ज़्यादा हो रहा है कि यूट्यूब से मैं तो कर लूँगा, तो क्या ज़रूरत है ऑफलाइन, जैसा आपने अभी बात किया कि जो स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ उससे कि आपके पास डेटा बहुत आ चुका है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में ले जाने वाला जो होता है, मार्गदर्शक की जरूरत बहुत होती है। आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर क्वेश्चन उठाया, आप उनके लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि हमारे एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है, किस तरीके से हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है, तो वो एक रेस के पीछे भागना हो गया कि उसने ले लिया तो मैं भी ये करता हूँ, मैं भी ये करता हूँ। एक गाइडेंस देने वाला मेंटर की जो रिक्वायरमेंट रहती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो बहुत जरूरी है। बच्चा है, उसको अकेले पढ़ना है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर वहाँ पे पेरेंट्स होंगे तो। हालांकि पेरेंट्स के होने से डिस्ट्रैक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है। बात, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका तो नजर कोई मतलब नहीं है। बट बच्चे भी बोलते हैं कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और कहीं ना कहीं कोई बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि पेरेंट्स अलाउड नहीं है और ये सारी चीजें जो भी हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जब लिए होंगे, तो वहाँ पे बच्चे आ गए हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, और ये सारी चीजें हैं, कोई पीछे से बूफर ऑन कर दे रहा है, और ये सारी जो भी जो हरकतें वगैरह होती हैं। तो इस पे आपको क्या है, क्योंकि सबसे आसान है पेरेंट्स को बेवकूफ बनाना। हमें मतलब यानी नेट की दुनिया में भी आना ही पड़ेगा, पेरेंट को भी ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब बार बार ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमने तो हमारे समय पढ़ाई करी नहीं, तो अब हम कैसे देखें अपने बच्चे को। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी एज अ पेरेंट, क्योंकि सबसे पहले एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो माँ बाप ही होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेलेस्टियल सिद्धार्थ में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आया हूं एमलेस क्लासेस। यहाँ पे मेरी कोचिंग चलती है, तो मैं यहाँ पे क्लास वगैरह करता हूँ। और जैसा कि आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे चलिए आपको अंदर चल के दिखाता हूँ यहाँ की सारी चीज़ें, और सर लोगों से बातचीत करते हैं थोड़ा आज टीचर्स डे के बारे में, और टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि कोटा शिक्षा की काशी कही जाती है। तो इस बारे में हम लोग बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं टीचर्स से कि क्या कुछ हम और इनहेंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में और टीचर्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो हैप्पी टीचर्स डे। और आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में मनाया जाता है। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस था, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज के दिन को शिक्षक दिवस के तौर पे मनाते हैं। सो गाइज, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, और अपने सभी टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को, अपने सारे फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़े से यहाँ पे क्लास के क्लिप्स दिखाया, और अभी मैं क्लास में हूँ। हमारे साथ यहाँ पे टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे उत्कर्ष सर हैं, संजय सर हैं, और इधर दीपेश सर हैं, तो जो कि एमलेस क्लासेस के डायरेक्टर हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं और इन लोगों से जानते हैं बच्चों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ जो भी कुछ राय और जो भी कुछ बातें जो बताना चाहते हैं। आइए जानते हैं। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, नेचर बहुत चेंज हो गया है बच्चों का, सोचने का, समझने का तरीका, सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। आजकल टीचिंग पैटर्न भी सब टीचर्स को अलग करना पड़ रहा है। और टीचर्स डे के दिन अगर हम बात करें तो अब पहले के ज़माने में अलग चीज़ें होती थी, आजकल के ज़माने में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई है। बच्चों के साथ हमें इंटरेक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके बच्चे अपने ट्रैक पे चल पाते हैं। हाँ, नेचर अब बहुत चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में मार के पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल हम मार के पढ़ा ही नहीं सकते, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा मार के, तो मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम आजकल प्यार से, मोहब्बत से सबको, बच्चे को पढ़ाते हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो एज ए टीचर मेरी नज़रों में स्टूडेंट भी
एक टीचर ही है, टीचर को सबसे ज़्यादा जो सिखाता है वो स्टूडेंट ही सिखाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करूंगा, संजय सर, उत्कर सर, मेरी बहुत अच्छी टीम है, एज वेल एज और भी जो फैकल्टीज़ हमारे साथ पढ़ाते हैं, तो दे गाइडेड वेल एंड बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर भी गए, बहुत अच्छी जगह से उनमें, जैसे IIT NITs, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे से निकल के गए यहाँ से। तो आप लोगों से बस निवेदन यही है कि बच्चों को थोड़ा सा एक सही ट्रैक पर लाने के लिए पेरेंट को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा। बच्चों से आपको डरना नहीं है, ठीक है, यू आर देयर पेरेंट, ना कि वो आपके पेरेंट हैं। तो आप लोग अभी इस समय जहाँ पर बच्चों को फोन्स दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, बेटा तो खेलने मत जा, फोन पकड़ ले, वो गलत चीज़ है। वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा शिकंजा कसना पड़ेगा। मोबाइल का आप टाइम दीजिए, उनको एक लिमिटेड टाइम दीजिए, आप उनको नेचर से जुड़वाइए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जितनी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, माइंड उतना ही उनका एक्टिवेट होगा। एज वेल एज टीचर्स की रेस्पेक्ट करना आजकल क्या स्टूडेंट ने बहुत कम कर दिया, जस्ट बिकॉज वही सेम चीज़ जो आजकल की इन्वायरमेंट जैसे उनको मिल रही है। पहले हम लोगों के टाइम पर अगर 15 साल पुराने में पीछे बैक जाएं तो ठीक है, टीचर जैसे ही सामने से आ रहा है, नज़रों से देखते ही बच्चा भागने लग जाता था कि सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। या फिर एक रेस्पेक्टफुल स्टूडेंट होगा, आएगा। अब लेकिन अब क्या हो गया है, अब सीधे शेक हैंड, बच्चा आके आपसे मिलने आ रहा है, मतलब यानी कहीं से कहीं तक भी अब वो जो पुराना ट्रेंड था वो एक नई इन्वायरमेंट ने खत्म कर दिया, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं पर उसका हम लोगों का ही इन्वायरमेंट का ही ये फैक्टर है। पेरेंटिंग में भी कहीं ना कहीं अभी इस समय कमी चल रही है। मोबाइल फोन से जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करा रहे हैं, बच्चा उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते जा रहा है। एज वेल एज वो नेचर के साथ, एज वेल एज अपनों के साथ ही मिलना जुलना उनने बंद कर दिया है। जो चीज़ें चल रही हैं आजकल, हैप्पी बर्थडे भी बोलना है फ़ोन पर बोलेंगे, फेस के सामने आपके वो खड़ा हुआ है तो वो विश करना भूल जाएगा, तो ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को हमें कम करना होगा, फ़ोन को बढ़ावा कम देना है। आप फेस टू फेस मिलिए। अब टीचर के पास आप जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो भी बच्चा मोबाइल में आपको डाउट पूछ रहा है, क्यों? जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं टीचर का भी इसमें फॉल्ट है। आप उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करिए कि वो आपसे आके इंटरेक्ट करे, डाउट पूछे। तो उसके लिए हम लोगों को ही केयरफुल रहना रहेगा, बच्चों को अगर इन चीज़ों से बाहर निकालना है। तो सर, जैसा आपने अभी बताया कि अगर हम ऐसा समझें कि वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया है थोड़ा सा, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, और अभी ऐसा होता है ना कि प्रिफर ज़्यादा हो रहा है कि यूट्यूब से मैं तो कर लूँगा, तो क्या ज़रूरत है ऑफलाइन। जैसा आपने अभी बात किया कि जो स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि कोविड आया और ये सारी चीज़ें हुई, उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। ठीक है, हालांकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑफलाइन से बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक हैबिट हो चुका है कि मैं क्या ज़रूरत है क्लासेस जाने की, मैं तो यूट्यूब से कर लूँगा। सर ने ये क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, मैं तो यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन देख लूँगा। कोई ऐसा नीड नहीं लगता है कि अगर जैसे पहले के टाइम में था, अब अगर स्टूडेंट टीचर से नहीं पूछेंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सही बात। तो वो किससे पूछेंगे, तो टीचर से उनको पूछना होता था। लेकिन आज उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हो चुके हैं, यहाँ तक कि 12th 11th क्लासेस की तो बात अलग है, यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो 7 8 9 10 इन क्लासेस के बच्चों के पास भी आज मोबाइल आ चुका है कोविड के कारण। तो इस पे आपका क्या कहना है? और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ उससे कि आपके पास डेटा बहुत आ चुका है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में ले जाने वाला जो होता है, मार्गदर्शक की जरूरत बहुत होती है। आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर क्वेश्चन उठाया, आप उनके लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि हमारे एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है, किस तरीके से हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है, तो वो एक रेस के पीछे भागना हो गया कि उसने ले लिया तो मैं भी ये करता हूँ, मैं भी ये करता हूँ। एक गाइडेंस देने वाला मेंटर की जो रिक्वायरमेंट रहती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। एज वेल एज मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब क्या है, आजकल आप मोबाइल चला रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी है तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप जो भी वीडियो लिंक ओपन कर रहे हैं, यूट्यूब में भी हाइपर लिंक खूब आती है, और एक क्लिक करते ही वो कहाँ पहुंच जाता है, डिस्ट्रैक्शन, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा डाइवर्जन वो है। इससे बेटर अगर आप, ठीक है, आप ऑनलाइन करिए, नो इश्यूज, लेकिन उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन के साथ बाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अपने पास आजकल एप्लीकेशंस खूब आ रही हैं, लैपटॉप में भी अपन जो है वो एज अ स्टूडेंट यूज़र करके उसमें जो भी आप डेटा है वो अपलोड कर सकते हैं, देन उसके बाद आप उसको यूटिलाइज करो, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक आप उसको अच्छा खासा पैकेज डलवा के अपने बच्चे को फ़ोन पकड़ा रखा है जिसमें सब कुछ चल रहा है, तो वो अभी वर्थलेस है मेरे अकॉर्डिंग।
आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ। आप बहुत खूब डेटा मिल रहा है, अलग अलग टीचर से अलग अलग नॉलेज मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो हर टीचर आपके लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं है। एक जो ऑफलाइन मोड में टीचिंग है, मैं ऑनलाइन के लिए भी बिल्कुल सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लिमिटेड स्टूडेंट के लिए, वो हर बच्चा नहीं कर सकता है। कुछ जो कमजोर जोन वाला बच्चा है उसको एक मेंटर की एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। एवरेज और बिलो एवरेज जो स्टूडेंट है उसको एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें टेबल्स नहीं आती है, अब वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के और अच्छी अच्छी फैकल्टीज के वीडियो देख भी लेंगे जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो इधर से सुना इधर से निकाले वाली सिचुएशन हो जाती है। और जहां पर अब रिक्वायरमेंट है एक मेंटर की, वो ही उन्हें बता पाएगा कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या आपको अटेम्प्ट करना है, आगे इन फ्यूचर आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो वहां पर एक मेंटर की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अब वो यूट्यूब में है मेंटरशिप, वो लोग भी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन एक पर्सनल मैं बात करूँ, एक लिमिटेड जो एवरेज बिलो स्टूडेंट है उसको रिक्वायरमेंट है, वो ऑफलाइन मोड में ही अच्छा कर सकता है, ऑनलाइन में वहाँ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है उसके लिए। और अगर मैं इस पे एक और थोड़ा सा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालांकि मेरे भी जब मैं 8-9th क्लास में था तो कोविड आ गया, तो और आप लोग टीचर्स हैं तो आप लोग तो हर टाइप के स्टूडेंट से आप लोग मिले हैं, हर टाइप के स्टूडेंट से आप लोग का इंटरेक्शन हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और टॉपिक को लाना चाहूँगा, और वो टॉपिक है कि पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे मैंने पेरेंट्स से कहा कि मेरी तो क्लासेस हैं तो मुझे मोबाइल इजीली मिल जाएंगे, और फिर पेरेंट्स भी चले जाते हैं रूम से, इसलिए क्योंकि बच्चा है उसको अकेले पढ़ना है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर वहाँ पे पेरेंट्स होंगे तो। हालांकि पेरेंट्स के होने से डिस्ट्रैक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका तो नजर कोई मतलब नहीं है। बट बच्चे भी बोलते हैं कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और कहीं ना कहीं कोई बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि पेरेंट्स अलाउड नहीं है और ये सारी चीज़ें जो भी हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जब लिए होंगे तो वहाँ पे बच्चे आ गए हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, कोई पीछे से बूफर ऑन कर दे रहा है, और ये सारी जो भी जो हरकतें वगैरह होती हैं। तो इस पे आपको क्या है, क्योंकि सबसे आसान है पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना। बिल्कुल ऑब्वियसली। तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, अब ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छा उठाया है। तो अगेन सेम चीज़ है, मैंने जो आपको बताया, आजकल एप्लीकेशंस खूब सारी यूज़ में आ रही हैं। तो हम जैसे बात कर रहे हैं तो हमें मतलब यानी नेट की दुनिया में भी आना ही पड़ेगा, पेरेंट को भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब बार बार ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमने तो हमारे समय में पढ़ाई करी नहीं, तो अब हम कैसे देखें अपने बच्चे को। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी एज अ पेरेंट, क्योंकि सबसे पहले एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो माँ बाप ही होता है ना। मेरे लिए भी मेरी माँ, मेरे पिताजी, वही सर लोगों के लिए भी वही सबसे बड़े गुरु हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ उनको समझनी पड़ेगी, आप लोगों को सीखना पड़ेगा उनके लिए। जहाँ बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके लिए आपको पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा इस वजह से आजकल सुसाइड केसेस भी बहुत सारे हो रहे हैं। ये एक मतलब लूप होल सा हो गया है, मतलब बच्चा अपनी चीजें शेयर ही नहीं कर पा रहा है, अपने पेरेंट्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो सारी चीजें मोबाइल में देख रहा है। कैसे पता किसको सुसाइड कैसे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मोबाइल में ही ढूंढ रहा है। और वो सॉल्यूशन निकल ये रहे हैं कि वो बिना बताए, बिना कुछ अपनी बात बोले हम तक पहुंच ही नहीं रही, ना वो पेरेंट्स तक पहुंच रही है, ना टीचर्स तक पहुंच रही है। वो कहीं ना कहीं खुद में गुमसुम हो रहा है और खुद ही डिसीजन ले रहा है, और वो डिसीजन ऐसे हो रहे हैं जो उसके लिए ही गलत साबित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे हम लोग ही रीजन है, लेकिन हमारी तरफ से हो रहा है। तो उस पॉइंट को हमें ढूंढना चाहिए। आप एज अ पेरेंट, आपको अब उसका दोस्त भी बनना पड़ेगा। ठीक है, माना पहले के पेरेंट स्ट्रिक्ट होते थे, उनके आते ही बच्चा हो जाता था। अब एज ग्रुप ऐसा आ गया है कि वो बनाया भी हम लोगों ने है, आज के पेरेंट ने ही उसको बनाया है। जहाँ उसको लगा थोड़ा सा कि डिस्टर्बेंस हो रहा है या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप उसको ईज प्रोवाइड कर रहे हो, आपने उसको फ्रीडम प्रोवाइड कर दी, ले बेटा ये तेरा रूम हुआ, आज से तेरे को इस रूम में बैठ के पढ़ना है। क्या कर रहा है, आपको उसकी एक्टिविटी पर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। बच्चा आपको बेवकूफ पक्का बनाएगा ही सही, और कोई बच्चा सच्चा नहीं है। इस पर्टिकुलर जनरेशन की बात करी जाए तो अच्छा बच्चा भी डिस्ट्रैक्शन ला देता है पेरेंट के लिए। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूज जनरेट करते हैं कि आप वो समझ ही नहीं पाएंगे। आप आजकल, अभी लास्ट ईयर की बात है, अपनी कोचिंग में एक स्टूडेंट आता था, वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने लग गया, दिया, उसके 720 में से 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। पेरेंट को गाइड करा, आप इसको ऑफलाइन दिलवाओ, हो सकता है ये चीटिंग भी कर रहा हो। दिलवाते ही नेक्स्ट डे उसका जब जैसे पेपर देकर आया
बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, खुद को कुंडी लगा के बंद कर लिया, क्यों? जस्ट बिकॉज उसका सच पकड़ में आ गया। ही स्कोर्ड ओनली 350 मार्क्स। तो कहाँ 600 प्लस, कहाँ 350? उसका अब झूठ पकड़ में आ गया। वो कैसे इस चीज़ को करे जब खुद को उसने कम से कम 6 to 7 आवर्स नॉक करके रखा है। बाहर आया, बाहर आके जब उससे पूछा हुआ क्या, वो वही है ना, एक सच को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, और उसको फिर छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ रहे हैं। फिर बाद में जाके पता चला उसको क्लासरूम में टीचिंग समझ में ही नहीं आ रही है। उसका सॉल्यूशन सारी चीजें वो कॉपी कर रहा था। वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से देख के और इधर उधर से देख के वो उसमें सीधे नोट डाउन करके आंसर मार्क कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो पेपर तो घर पर दे रहा है, घर बैठे दे रहा है, ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है। एक ऑफलाइन मोड में जाकर देना, जहाँ पर कोई इन्विजिलेटर है, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर पेरेंटिंग को भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना, एज वेल एज एक अच्छा मेंटर होना भी उनके साथ बहुत ज़रूरी है, जो उसकी गतिविधि पर ध्यान रख सके। क्योंकि मान लिया कि पेरेंट हर चीज़ में ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन उससे रिलेटेड जो उसके डेली दिनचर्या की चीज़ें हैं उस पर वो पेरेंट ध्यान रख सकता है। बाकी रहा टीचिंग से रिलेटेड, तो आप एक अच्छा मेंटर पकड़ी जो उसको एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम गाइड कर सके, जहाँ वो लो फील करे वो उसको समझे भावनाओं को, और उस पर वो वर्कआउट कर सके। तो अगर मैं थोड़ा सा क्रक्स इसका निकालूं, तो इसका क्रक्स यहाँ तक ये निकल रहा है कि जैसे जैसे एजुकेशन एडवांसमेंट की ओर बढ़ रही है, टीचर्स एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी एडवांसमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा और definitely। बच्चों के साथ घुलना मिलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वो पेरेंट भी एप्पल का फोन यूज कर रहा है जो बच्चा कर रहा है। अब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे को तो मेरा फोन चलाना ही नहीं आता। जब आपने वो एडवांसमेंट यूज लिया है तो उसको यूज करना आपको सीखना पड़ेगा, है ना, एज वेल एज बच्चा उससे क्या क्या डिफॉल्ट चीजें निकाल सकता है, तो वो चीजें आपको पहले से ही पकड़ के रखनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर द पेरेंट। आप उसके पेरेंट हैं, वो आपका पेरेंट नहीं है। समझाना आपको है, आपकी गतिविधियों, उसकी गतिविधियों पर आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, समय निर्धारित करना पड़ेगा हर चीज का। ऑनलाइन चलो ठीक है, उसको पढ़ना है, गिनती का 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, उसके बाद करना तो क्वेश्चन ऑफलाइन ही है, प्रैक्टिस तो उसको ऑफलाइन करनी है, तो उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप ठीक है सुबह से शाम तक जॉब कर रहे हैं मान लिया, लेकिन उसके बाद भी एट द एंड जब डे खत्म हो रहा है तो आपको 15 से 20 मिनट उसको देना पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे दोनों पेरेंट्स हैं, मदर और एज अ पेरेंट्स, फादर, दोनों वर्किंग हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से बोल रहा हूँ कि ठीक है चलो वो समय नहीं दे पाते, इसलिए सारी सुख सुविधा उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, वाईफाई भी लगा रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन एट द एंड क्या है वो आपका ही बेटा या बेटी, तो आपको 15 से 20 मिनट उसके लिए डेली का निकालना ही पड़ेगा। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, जो भी समझे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, उसके माइंड को ठिठोलना पड़ेगा कि क्या उसके माइंडसेट अभी किस तरीके से। एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा तो इतनी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है तो वहाँ पर इस चीज़ को हमें करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्कआउट करो, उसके मेंटर से आप टच में रहो, डेली नहीं तो एटलीस्ट वीकली आप उनसे टच में रहो, बात करते रहिए कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही बात जो सर लोगों ने कही कि हैप्पी टीचर्स डे सभी को जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाया या जो हमसे अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। जहाँ तक हम आज टीचर्स डे के दिन अगर बात करें स्टूडेंट को लेकर के कि आज के स्टूडेंट में और पुराने स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है, तो एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें तो शायद वही है जो सर लोग कह रहे थे कि हमारी पेरेंटिंग का जो तरीका है ना वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक ऐसे ड्रीम को फॉलो करे जो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारा पैसा दिलाए। मतलब आज की जो पेरेंट्स की सोच है ना वो यही है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, चाहे बच्चा उस ड्रीम को फॉलो करते टाइम कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट फील कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका वो ड्रीम है ही नहीं। हमें लगता है कि यार हमें ना बच्चे को मेडिकल कराना चाहिए या इंजीनियरिंग करानी चाहिए, हो सकता है। मैं जैसे बहुत सिंपल से कुछ एग्जांपल लूँ अगर आपके पास, तो कहीं ना कहीं डांस की जो दुनिया थी उसमें भी धर्मेश जब निकल के आया तो पहला डांसर था, साइना नेहवाल बैडमिंटन में पहली निकल के आई। तो हम चाहते नहीं है कि हमारा बच्चा जो है ना वो पहला बने अपनी फील्ड का और उस जगह पर कोई पर्टिकुलरली इनिशिएट ले, क्योंकि इनिशिएट करने का पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोग अगर बात करें कोटा की क्राउड की बात करें, कोटा में स्टूडेंट आता है, बाहर से बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं। इन एक्चुअल में शायद मेरे हिसाब से लैक ऑफ एजुकेशन होने की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है, मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, उसके लिए बच्चे को कैसे
मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, वो कहीं ना कहीं बच्चे का फेलियर नहीं है, ना कोचिंग का फेलियर है, फेलियर पेरेंट्स का है। इसी वजह से बच्चे के लिए आज खून बहाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू पसीना बहाने के। कि वो सुसाइड करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है सुसाइड? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि यार मैं फेल हो गया हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं उसको ये समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग के आगे भी स्ट्रगल तो इतना ही है, और ये स्ट्रगल एंटायर लाइफ रहेगा, जिसके लिए उसको यहाँ पर एफर्ट मारने ही पड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक इनिशिएट है जो यहाँ पर इसके लिए हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आप अगर बात करते हो कि हमारे कल्चर में और दूसरे कल्चर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आप जापान में जाओगे तो वो लोग कहीं ना कहीं प्राइमरी क्लास में बच्चे को एक ट्रेडिशन सिखाने के बारे में बात करते हैं कि हमारा ट्रेडिशन ये है, हम लोग इस तरीके के लोग हैं, हमारा कल्चर ऐसा चलता है, हम लोग इस तरीके के एनवायरनमेंट में सुटेबल है। इंडिया में क्या है कि हमें ऐसा लगता है हमारे पड़ोस वाला बच्चा जो है ना, वो यार फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रहा है, हम IIT की तैयारी करवा रहे हैं। 6th क्लास का एक स्टूडेंट है जो एक दिन मुझे मिला और मुझे बोल रहा है कि ना कहीं कि इतनी जल्दी मैंने पढ़ाई करना इसलिए शुरू किया ताकि मैं IIT में टॉप कर सकूं। अरे आप ये नहीं समझ रहे कि आप 7 साल 6 साल लगा करके IIT की तैयारी करोगे तो कॉलेज में क्या फिर से 7 साल 8 साल दोगे क्या? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ऑन द स्पॉट जो चल रहा है ना, वो डिसीजन मेकिंग हमारी कहीं ना कहीं खराब है। मोबाइल में देखो सिंपल सी बात है, मोबाइल बनाया इसलिए गया था कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, एजुकेशन उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आज डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल इंडिया की वजह से हम लोग उससे जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो है उसको ये पता है कि मेरा बच्चा जो है मोबाइल में देख क्या रहा है। तो ये मॉरल ड्यूटी बच्चे की बनती है, ना कि पेरेंट्स की। और पेरेंट्स की क्या बनती है कि पेरेंट्स उसको ये समझा सके कि इस डिवाइस का यूज़ क्या है। लाइक आप अगर एक पर्टिकुलर बच्चे को कार पकड़ा रहे हो, चलती तो कार भी है, अब उस कार से वो बच्चा कहीं अपनी डेस्टिनेशन को कवर करे या किसी का एक्सीडेंट करके आए। सिमिलरली मोबाइल भी इसी काम का है, मोबाइल से कोई सीख भी तो रहा है, ऐसा तो नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे हम कहते हैं गरीब का बच्चा क्यों आगे निकल रहा है, बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हमें बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है कि जो फाउंडेशन है ना वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हमें ये नहीं समझना पड़ेगा कि अरे बच्चा जो है वो कहीं बिदक ना जाए। कहीं ना कहीं बच्चा बिदक जाएगा और ये सोच के हम दबे पड़े हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फादर थे, या संजय सर के फादर रहे, या संजय दिपेश सर के फादर रहे, तो कहीं ना कहीं डर, आप ठीक है ये कह रहे हैं कि वो डर था, मैं कहता हूँ वो डर नहीं था, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे दिमाग में रेस्पेक्ट था। हमें ऐसा लगता था यार इस आदमी ने हमारे लिए ना मतलब क्या किया है। और आज का बच्चा सोच रहा है कि हमारे लिए इन्होंने क्या किया है, मतलब ये क्या किया में डिफरेंस ये है कि आप वहाँ पर उसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हो। यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि अरे यार इन्होंने मेरे को एप्पल का फोन नहीं दिलाया। आप ये तो समझे कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि बगल वाले के फादर तो उससे भी आगे, उससे भी ऊपर जा रहे हैं। सही है। और आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं टाटा अंबानी बन जाए, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा अब्दुल कलाम बने, आपका बच्चा कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपके लिए घर के लिए इंपॉर्टेंट बने, आपकी रेस्पेक्ट करना सीखे। एजुकेशन इज ऑल अबाउट एटिकेट्स एंड मैनर्स। बिल्कुल। टीचर अगर आपको कहीं पे स्कोल्ड कर रहा है ना तो कहीं ना कहीं जाके आपको होल्ड भी कर रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक डांट की वजह से आप उसके एंटी ना हो। वही टीचर एक समय पे जो डांट रहे हैं, मार रहे हैं, आजकल तो मारना खैर बंद ही हो गया, तो जो डांट रहे हैं, जो मार रहे हैं, और वही आप कुछ अच्छे करते हैं, कुछ एक पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो वही एक टीचर हैं जो कि आपको सेलिब्रेट करवाते हैं, आपके साथ वो बिल्कुल एज अ फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये भी चीजें हैं जो कि हमें समझना पड़ेगा। 2020 में जब लॉकडाउन लगा और आज 2025 3 महीने और बचे हैं, कहीं ना कहीं 2026 आने वाला है। ये 6 साल जो निकल गए ना, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कोरोना वाली जो जनरेशन थी वो ग्रो कर गई है, और वो जो ग्रो करी है उसमें कुछ जो अनएम्प्लॉयड है, इन द सेंस मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ कि ड्रीम्स के लिए वो अभी अनएम्प्लॉयड उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो उसी कोरोना की जनरेशन है पर आज हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, और आज भी वो मैसेज करके कह रहे हैं हमसे कि सर ये सब कुछ आपकी वजह से। तो रियलिटी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ना सर की वजह से, ना इन सर की वजह से, ना मेरी वजह से। देखो क्या होता है, 90% एजुकेशन तो एक बच्चे की, बच्चा चाह क्या रहा है। आप आकर के मुझसे कहोगे लेट सपोज कि सर मुझे ना आप एजुकेशन में, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो आप मुझे कहोगे कि सर मुझे ना आप ये सिखाएं कि मैं किस तरीके से मेडिसिन बनाऊँ, किस तरीके से एसिड बेस का यूटिलाइजेशन करूँ। उसी तरीके से एक बच्चा आके मेरे से कहता है कि नहीं नहीं आप मुझे सिखाएं। मैंने एक वेब सीरीज देखी ब्रेकिंग बैड,
मुझे सिखाएं कि किस तरीके से बॉम्ब बनाऊं, ड्रग्स बनाऊं। तो ये तो यार स्टूडेंट के ऊपर है कि वो सीखना क्या चाह रहा है। टीचर तो सब कुछ सिखा रहा है। आजकल का बच्चा सिर्फ एक मीम बनाने में लगा हुआ है कि अरे थीटा, गामा, डेल्टा, साइन थीटा, ये सब क्या काम आएगा। एजुकेशन में क्या मैथमेटिक्स का यूटिलाइजेशन है। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो दीपेश सर बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछेंगे मैथमेटिक्स के बारे में तो आपको एक ही बात कहेंगे कि मैथमेटिक्स इन एक्चुअल में ना कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टाइल है। आपको कहीं ना कहीं किराने की दुकान भी अगर खोलनी है तो आपको 2+2 करना आना चाहिए। आपको अगर कहीं ना कहीं मार्केट में जाकर के कोई स्टॉक मार्केट में पैसा भी लगाना है तो आपको आना चाहिए कि परसेंटेज क्या है, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स इन एक्चुअल में मेडिकल साइंस ही नहीं, हर जगह रिवोल्यूशन है। बहुत बड़ी बात है फिजिक्स को आना भी बहुत बड़ी बात है, समझना भी। सिमिलरली केमिस्ट्री की, हिंदी की, इंग्लिश की बात करें, आज इतना ट्रेंड उठा हुआ है कि लोग कहते हैं कि अरे आपको मराठी आनी चाहिए, आपको राजस्थानी आनी चाहिए, आपको बिहारी आनी चाहिए। मैं कहीं ना कहीं ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है, ये सब जंजाल जो है ना, ये हमारा नहीं है, पॉलिटिशियंस का है। हमारा काम ये है कि हम लोग ऐसा कुछ कर जाए कि हमारे पेरेंट्स उठ करके, हमारे टीचर्स उठ के कह दें यार हम इसके ऊपर प्राउड है, इसे जो किया यही हम लोग अपनी लाइफ में करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए, इसने कर लिया। और टीचर्स डे आज तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि हमें समझना चाहिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे, यस सर, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के बारे में यही कहकर गया था कि टीचर जो है वो समाज का क्रिएटर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। आजकल का बच्चा आकर के टीचर को अगर ये समझेगा कि यार ये टीचर तो ना हमारा फ्रेंड बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। यस। सिमिलरली अगर आप ये सोचोगे कि यार ना टीचर जो है ना वो कहीं ना कहीं सिर्फ हमें ना अच्छी बातें ही बताए या हमें सिर्फ ऐसी बातें बताए जो हमारे लिए मोटिवेशनल हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये जरूरी है कि टीचर जो भी बता रहा है आपको उसमें से ग्रैब क्या करना है। उसके आपके काम टीचर्स तो दोनों चीजें बताएंगे, उसमें पॉजिटिव हर नेगेटिव चीज बताएगा। और आप ये ना समझे कि टीचर की जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं एक जगह सीमित है, हो सकता है कि आप उससे निकलवा नहीं पा रहे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो बात कही वो इसी वजह से आज हम उनके बर्थडे के दिन 5 सितंबर को टीचर्स डे बना रहे हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे टीचर निकले। टीचर जरूरी नहीं है, रास्ते में चलता हुआ एक भिखारी भी टीचर है जो आपको ये समझा रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं एजुकेशन में फेल हो गया था। आजकल का बच्चा उठ करके ये सोचता है कि यार मैं 2 रील बना लूं और मैं पैसा कमा लूं, तो यार मेरी हो गई, बस यही मेरी एजुकेशन थी, लाइफ सेट। इसी वजह से हम लोग जापान से, चाइना से पीछे इसीलिए। चाइना ये सोच रहा है कि यार हम लोग किस तरीके से बच्चे को ना लाइफ में आगे बढ़ाए, इनोवेटिव बनाए। और हमारे जो सोसाइटी है ना वो चाहती है कि आप सचिन तेंदुलकर बनो, पर तब बनो जब आपके पास करोड़ों पैसा आ रहा हो। वो सचिन नहीं चाहते लोग कि ना, वो सचिन जो इनिशिएट ले रहा है, जो कहीं आगे लेके जा रहा है। अब ध्यानचंद जैसे देश में पैदा हुए और ध्यानचंद की बात ही नहीं करते। अब अब्दुल कलाम जैसे की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब्दुल कलाम ने लाइफ में सिर्फ एजुकेशन की बात करी। हमें बात करनी है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, फिल्म एक्टर्स की बात करो, सबने अपना अपना स्ट्रगल किया है, बट आपको एक चूज करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ का रोल मॉडल है। अगर आर्मी मैन आपका रोल मॉडल है तो कहीं ना कहीं आपको ये पैसा वैसा ये सब त्यागना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपका अगर पैसा ही मोटिवेशन है या रोल मॉडल है तो ठीक है यार, उसके लिए वर्क करो। कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, पैसा हर कोई कमा रहा है, कोई कपड़े उतार के कमा रहा है और कोई कपड़े पहन के कमा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। एजुकेशन का जो एक मेन पर्पस था ना वो यही था, टीचर की वैल्यू करना। आत्मसमर्पण करना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपका डेडिकेशन नहीं है उसके प्रति, तो आप करेंगे। जब आप क्लासरूम में आकर के टीचर को अगर जज करने की कोशिश करोगे कि यार ये टीचर जो है ना यार इसने ना स्लीपर्स पहन रखे हैं। कुछ स्टूडेंट सर ऐसे भी होते हैं जिन्हों, मतलब मैंने ऐसा एनालिसिस किया है कि आपके पास न्यू एडमिशन के लिए आएंगे और वो बोलेंगे सर मुझे कुछ दिन डेमो क्लास करना है। सही। हालांकि वो डेमो क्लास का मकसद ये नहीं होता है कि वो समझ कितना पा रहे हैं, उस डेमो क्लास का मकसद ये होता है कि आप कितना समझा पा रहे हैं। सही बात है। वो आपको इस बात पे जज करते हैं कि वो तो पहले से वो चैप्टर, पहली बात ये, मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, सारे इंक्लूड बिल्कुल नहीं, पहले से पढ़ के आ रहे हैं, पहले से पढ़ के आ रहे हैं वो चैप्टर, उनके बारे में उनके पास सारी नॉलेज है। वो आपके पास आ रहे हैं, सर मुझे तो डेमो क्लास करना है, एम्बलेस क्लासेस का मैंने काफी नाम सुना है। तो फिर आपने बोला कि चलो ठीक है, मैं 3 दिन का डेमो क्लास देता हूँ। आप तो उसे एज अ डेमो क्लास दे रहे हो, आप उसे एज अ डेडिकेटेड होके पढ़ा रहे हो, बट वो बच्चा डेडिकेटेड होके पढ़ नहीं रहा है। वो बच्चा ये सोच के पढ़ रहा है कि देखता हूँ सर को कितना आता है, कुछ नया पढ़ा है, हाँ, कुछ अलग हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आजकल के स्टूडेंट में ही आया है। मेरे ख्याल से पहले
जो हमारे फादर हैं और आप लोग के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आजकल के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, हालांकि मैं भी हूँ, तो बच्चे खुद में ओवर स्मार्ट बनने लगे हैं कि उनको तो सब कुछ पता है। दुनियादारी 10th क्लास के बच्चों को दुनियादारी पता होने लग गई हैं, सारी चीजें वो खुद से टैकल कर सकते हैं और ये सारी चीजें। तो इसमें कहीं ना कहीं फेलियर एजुकेशन सिस्टम का ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, टीचर को और स्टूडेंट को लिंक नहीं कर पा रहे, और इसके लिए जिम्मेदार मैं ना पेरेंट्स को बोलूंगा, ना टीचर को बोलूंगा, ना ही स्टूडेंट को बोलूंगा। स्टूडेंट ठीक है, उस एज से निकल रहा है जहां पर उसकी मैच्योरिटी नहीं आई है, और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर एक घर पे जाके उनका बच्चा उनको ये समझा रहा है कि मेरे टीचर ने ऐसा ऐसा मुझे समझाया और मुझे नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उन्हें टीचर से भी आके बात करनी पड़ेगी, क्या ये वाक्य में सच है क्या। हम लोग सिर्फ ये ना सोचे कि एक बड़ी कोचिंग, एक बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे बच्चे के लिए सुटेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मैकडी का बर्गर जो है वो हजम हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वो 30 रुपए का आपको दे देगा, 50 रुपए का, तो आपको ये समझना पड़ेगा वो 30 रुपए का सबको दे रहा है। क्या पता वो 30 रुपए का जो माल है वो कहीं ना कहीं बासी हो, 10 दिन पुराना हो, क्योंकि चीज तो यार सब में पट रही है ना। बिल्कुल भाई अपना पैसा तो निकालना है कहीं ना कहीं। मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा इस बारे में, बट आप ये समझे कि 3 लाख में से 1000 बच्चे का सिलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट कि आप टीचर कितना एफर्ट मार रहा है। आजकल के टीचर ही इस तरीके के कि उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं ना बड़ी बड़ी घड़ियां पहन के चले जाऊं या बड़ी बड़ी बातें कर लूं या मेरा एप्पल का फोन हो या कुछ भी हो। हम तीनों सर बैठे हुए, हमने तो आज तक इस टाइप के फोन क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनका सबसे पहला पर्पस यही है। उन्हें लगता है मतलब अगर मैं जानूं तो टीचर्स एज अ टीचर हम लोगों का यहाँ पर फैमिलीज खोलने का मेन मकसद ही यही है। हमारी प्रायोरिटी पैसा नहीं है, हमारी प्रायोरिटी बच्चे की एजुकेशन है, ठीक है। ये चीज को मैंने महसूस किया सर। अच्छा सीखे एज अ, मतलब हम खाली एज अ टीचर नहीं पढ़ा रहे, मेंटर वर्ड यूज ही इसलिए लिया था मैंने, बिकॉज हम उनके भाई भी बनते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है हम उनके पेरेंट भी बनते हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट ऐसे आते हैं जो बाहर से हैं, उनको आना नहीं हो पा रहा, डेली बेसिस पर उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग भी हमें ही करनी पड़ेगी। चाहे संजय सर हो, चाहे उत्कल सर हो, कंटिन्यूअसली बच्चे के साथ टच में रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस लेवल झेल ही नहीं पाते, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, क्योंकि सराउंडिंग अब ऐसी हो चुकी है, हर जगह कंपटीशन है। एक बच्चा कंपटीशन नहीं करेगा, माँ से कंपटीशन कर रही है कि मेरा बेटा तो ऐसा, उसका बेटा वैसा। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हाँ। कहीं ना कहीं वहां पर बच्चे का माइंड इस चीज से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट, इनोवेशन वो कर ही नहीं पाएगा ना ऐसा। मतलब क्या हो रहा है, एक भीड़ चाल सी होगी, बच्चा हाँ। मतलब कंपटीशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो जो सीखने की चीज है उसको ना सीख कर एक गलत जगह पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मतलब क्यों हो रहा है सोसाइटी, ये जो थिंकिंग प्रोसेस है उसका स्लो डाउन होने का रीजन ही यही है कि हम लोगों ने एजुकेशन के अंदर ये एक मार्केटिंग डाल दी है कि आप आए डॉक्टर बने। आप ये नहीं समझा पा रहे हम कि डॉक्टर बनना क्यों है। क्यों बनना, सही बात। सिमिलरली आप इंजीनियर बना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बनने भी चाहिए, देश को क्या पूरी विश्व को इसकी जरूरत है। पर कहीं ना कहीं हमें ये भी समझाना पड़ेगा बच्चे को कि यार इंजीनियर बनना सिर्फ आपका पर्पस नहीं था। आपका पर्पस ये था कि ना वो इंजीनियरिंग जो आप कर रहे हो ना, उस फील्ड में आप जब जा रहे हो उस फील्ड में कुछ ऐसा करके निकले आप जो कभी हुआ नहीं था, कोई नया इनोवेशन हुआ हो। अब आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे है ना यूट्यूबर बन करके, जस्ट टिकटॉकर बन करके, जो अभी टिकटॉक ओपन होने वाला है उससे पैसा मिल रहा है, तो मैं पढ़ाई क्यों करूं, मैं क्यों पढ़ाई करूं। ऐसा बच्चे भी, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो इन एक्चुअल में दोनों काम कर रहे हैं एंड कमा रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि यार ठीक है, दोनों चीज जरूरी है। मैं ऐसा नहीं है कि ये कहूंगा कि मोबाइल खराब चीज, प्रोफेशन और पैशन दोनों अलग पैशन अलग अलग चीज है। पर आप कहीं ना कहीं पलट करके ये सोचेंगे कि यार मैं पैसा कमाने के लिए अपनी एथिक्स, अपने जो कल्चर है उसको बिल्कुल एकदम ताक पे रख दूं, उसको जमीन पे रख करके सिर्फ पैसे को ऊपर रखूं, तो पैसा एक टाइम बाद आपके लिए कम पड़ने लग जाएगा। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कितना कमा लोगे, महंगाई तो बढ़ेगी। तो सर मैं एक मिनट संजय सर से भी क्वेश्चन करना चाहूँगा। आजकल स्टूडेंट की बहुत, मतलब स्टूडेंट की नहीं, मैं पेरेंट की भी सोच ऐसी हो गई है, मतलब वो चाह रहे हैं कि बच्चा मैथ्स के साथ बायो भी ले, बायो के साथ मैथ्स भी ले। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये हो गया है, जब आप एक बच्चे को एम के लिए लेकर आ रहे हैं कि उसका टारगेट सिर्फ नीट ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो या तो नीट हो या सिर्फ पर्टिकुलर आईआईटी हो, और मेन चीज़ है सीखना हो, सबसे पहला टारगेट तो। लेकिन आप उन पेरेंट के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि मैथ्स भी ले लूँ, बायो भी ले लूँ, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली मैं क्लियर कर दूं आपको, बहुत सारे पेरेंट्स का ये सोचना है कि अगर इसका आईआईटी सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं इसको नीट के साथ करवा दूं, या अगर नीट नहीं हुआ तो इसको मैथ्स के साथ करवा दूं।
बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो बच्चा है उसका मेंटल ग्रोथ नहीं होगा। दोनों सब्जेक्ट, दोनों स्ट्रीम बिल्कुल अलग है। मैथ्स बिल्कुल अलग है, बायो बिल्कुल अलग है। अगर वो बायो सोच रहा है तो उसका मैथ्स पार्ट थोड़ा सा कम ही होगा। अब एक्चुअली क्या है, फिजिक्स में तो दोनों ही आते हैं, लेकिन उसमें एक पार्ट उसका स्ट्रॉन्गेस्ट। क्वेश्चन आपसे इसलिए करा क्योंकि आप फिजिक्स के टीचर हैं, क्योंकि मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स में अगर किसी का लॉजिकल पार्ट अच्छा है, किसी का मैथ्स पार्ट अच्छा है, तो उसको मैथ्स के लिए ही मोटिवेट करना चाहिए। अगर किसी का थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा है, जैसे ऑब्वियस बात है 10th क्लास में ह्यूमन आई भी आता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, दोनों आते हैं। तो जिसका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा है उसको हम मोटिवेट करें कि बायो ही ले, मैथ्स ना ले। फिर मैथ्स का क्या होता है, 11th 12th में स्ट्रीम बिल्कुल अलग है। अब वो 11th 12th की स्ट्रीम के चक्कर में वो बायो भी डाउन कर देता है। जो उसका मेन मोटिव है कि मैं थ्योरेटिकल में अच्छा हूँ, तो थ्योरी भी उसकी बेचारे की दब जाती है। अच्छा खासा वो थ्योरी में कर सकता था, लेकिन वो न्यूमेरिकल करने के चक्कर में वो अपनी थ्योरी दबा देता है। अब वो बच्चा बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाता है, और वो जैसा आप दोनों ने कहा कि वो हताश हो जाता है, और उसके बाद वही उसके पेरेंट्स देख देख के परेशान होते हैं, और वही सारी चीजें फिर वापस रिपीट आप होती हैं। इसके लिए मतलब क्या सजेस्ट करेंगे? मेरी तरफ से अपनी तो कोचिंग के लिए नहीं, मतलब और भी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जहाँ से जिनके भरोसे अपने कोटा जैसे शहर में बाहर से जो पेरेंट्स आ रहे हैं और स्टूडेंट्स आ रहे हैं एक ड्रीम एंड डेस्टिनेशन के साथ कि हमारा इन फ्यूचर बहुत आगे नाम हो, तो एज हमारी कोचिंग के लिए भी मैं वो बात करूंगा, और एज वेल एज उन कोचिंग के लिए भी हम उनको किस तरीके से पेरेंट को और स्टूडेंट को कैसे गाइड कर सकते हैं? टैकल ये करा सकते हैं, हम उनको ये कह सकते हैं कि हमारे पास मैथ्स में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल बायो का बच्चा है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि हाँ मैथ्स में हम इसको करवाएं, लेकिन वो एडवांस मैथ्स जो हमारी दूसरी आती है वो मैथ्स करवाएं, जो जनरलाइज मैथ्स है, जो काम आएगी इसके लिए आगे फ्यूचर में। अगर आप सोचते हैं कि मैथ्स उसको पढ़नी चाहिए, तो वो जनरलाइज मैथ्स इसके लिए काम आएगी, तो वो पढ़वाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बच्चे का आगे फ्यूचर डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, आराम से वो बायो के लिए जाएगा। अब मैथ्स वाला बच्चा है, तो मैथ्स वाला बच्चा तो उसकी थ्योरी अगर पावर अच्छी है तो फिर बायो ले, नहीं तो मैथ्स वाला बायो ना सोचे, बिल्कुल ना सोचे। फिर भी इसके लिए मतलब यानी एक काउंसलिंग सेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या 10th के बाद जब बच्चा आ रहा है तो वो तो एक क्या कच्चा घड़ा है, 100%। तो उनको ये समझाना जरूरी है कि आप जिस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना सर, वो जो पेरेंट्स आ रहे हैं ना, वो पेरेंट्स पहले से ही पता नहीं कितनों से गाइडेंस लेके आए हुए होते हैं। अब हमारे समझाने से, हम तो समझाते हैं, ऑब्वियस बात है, जो भी पेरेंट्स हमारे पास निष्कर्ष आता ये है, निकलता है ना, बच्चा क्या 2 नाव में सवार होता है, गिरता ही है, 100%, केवल गिरता है। 100%। मतलब कहीं ना कहीं अब जैसे 2 साल उसने बच्चे ने बायो पढ़ लिया, और लेट सपोज उसका नीट में नहीं हुआ, और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं धक्का खा के उसके चलो मैथ्स में 70 नंबर आ गए, और बाद में पता चल रहा है वो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, तो कहीं कोई सेंस ही निकल रहा है। मतलब वही तो आपको बता रहा हूँ सर, वो 2 नाव में चल रहा है ना, वो एक जगह सक्सेस पा ही नहीं सकता सर। वो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि 11th और 12th में पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करें, सिर्फ बायो और फिर मैथ्स या फिर मैथ्स। थैंक यू। ठीक है सर मैं थोड़ा सा एक चीज और जी 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 बताइए थोड़ा सा सर। मैं और लेना चाहता हूं कि जैसे जो पेरेंट्स बाहर से आते हैं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं कोटा को लेके एक ऐसा परसेप्शन है कि मैंने अपने बच्चे को कोटा छोड़ दिया, मैंने जो भी अमाउंट हो मैंने वो लगा दिया, अब बच्चा तो कर ही जाएगा, क्या मतलब? नहीं सर, तो ये इस पे आप- ये सोच गलत है सर, क्योंकि हमने जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपब्रिंगिंग देखी है बच्चे की, स्टार्टिंग से बच्चे को देखा है। अगर वो बच्चा लॉजिकली अच्छा है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से अपने आप को मैनेज कर पा रहा है, तो उसके लिए कोटा आना सक्सेसफुल है। अदरवाइज कोटा में आना, कोटा में पैसा लगाना, ये वेस्टेज है। बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये सोचना पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ आते हैं, हमारे एम्बलिज में भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आए हैं जो आके फिर बाद में परेशान होते हैं, और वो ये बोलते हैं कि सर मेरा तो आना वेस्ट हो गया। अरे पहले आप अपने बच्चे का कैलिबर देखिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कोटा में वही बच्चे बूम मारेंगे जो थोड़ा एवरेज से हल्का ऊपर 100%। और पेरेंट्स के माइंड में तो ऐसा कुछ है कि मेरा बच्चा कैसा है, उनको तो पता है, मार्क्स तो वो देखेंगे, Obvious बात है। तो उनको पता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि टीचर्स इनको वही मैं आपको यही मैं आपको कह रहा हूँ, टीचर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो एकदम से घुमाएगा और आपका बच्चा टॉप कर जाएगा। एक समय ऐसा नहीं पहले, होता। एक समय पहले हाँ। कोटा इसी चीज के लिए फेमस था कि एक एवरेज बच्चा भी आ रहा है तो उसको घुट्टी पिलाई जा रही थी, लेकिन अब क्या है, हाँ जी 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 सर, सर। क्या मतलब यानी एक भीड़ सा हो गया है, एक पैसा कमाना ही एक फैकल्टी के लिए भी आजकल सिर्फ वो काम सा हो गया है। तो मैं वही कहूँगा, मतलब पेरेंट्स के साथ साथ, चलो ठीक है पेरेंट की बात हो गई, स्टूडेंट की बात हो गई, अब मैं एक टीचर, आज हैप्पी टीचर्स डे वाली बात चल रही है, तो टीचर्स से भी सब लोगों से निवेदन है कि हम कोटा में एज अ टीचर फेमस हैं। कोटा का टीचर बाहर जाता है ना, जैसे कोटा की कचौरी, वैसे गलती से कोई कोटा का टीचर भी बाहर चल जाता है तो वो फेमस हो जाता है, ये तो कोटा से आए पढ़ाने, तो वो एक नेम एंड फेम चल रहा है। तो उसे हम लोगों को बनाए रखना होगा, पैसा ही प्रायोरिटी नहीं है, वो हमें बनाए रखना होगा।
पेरेंट पहले कोटा में बच्चा भेजता ही इसलिए था कि घुट्टी पिला दी जाती है, तो वो नाम बना रहना चाहिए कोटा का, है ना, कि हमें खाली भीड़ भरनी है, लाखों की भीड़ भरनी है, वो नहीं। आप जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाइए, और जो आपकी टीम में शामिल टीचर पढ़ा रहा है उससे भी बोलिए कि भाई दिस इज़ नॉट द वे, है ना। बच्चा एज अ हमारा, जैसे हम बात कर रहे हैं, बच्चा जैसे मेरा बच्चा है वैसे ही आपको अपना बच्चा मान के ही पढ़ाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट वैसा रहेगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है, अब एक चलो आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रख भी दी, तो वो उस समय खाली आप बोलकर 10 बातें आप बच्चे को नकार नहीं सकते। वो बच्चा आया है तो वो आपके बलबूते पर आया है, आपकी हिम्मत पर आया है, तो आपको उसकी हिम्मत बननी पड़ेगी। थैंक यू। मतलब कहीं ना कहीं जो बात थी ना कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे का कैलिबर क्यों नहीं पहचान रहे, तो उसका रीज़न ये भी है कि बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं ना, देखो बच्चे के पेरेंट्स की बात नहीं करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँगा या आप अपने पेरेंट्स की बात करोगे। पेरेंट्स कभी मतलब ये कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि यार मेरा बच्चा जो कमज़ोर है। तो सबसे पहले तो हमें ये डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी कि कमज़ोर की डेफिनेशन होती क्या है। कमज़ोर वो बच्चा नहीं है जिसका IIT एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ पर जेई मेंस में हो गया, या जिस बच्चे ने IIT और जेई की तैयारी ना करके सिर्फ 12th की तैयारी करी हो, उसमें 90% बनाई हो, 95 बनाई हो, और उसके बाद उसने BSc वगैरह करके बहुत अच्छी एक ग्रोथ ली हो, अचीवमेंट की हो। तो कहीं ना कहीं आप ये कमज़ोर होने का या फिर बच्चे के फेलियर का जो डेफिनेशन है ना, इसको कहीं ना कहीं चेंज करें। सही बात। आज से कई साल पहले जब कोचिंग हुआ करती थी तो वो बिना इंटरेस्ट पेपर के बच्चे को एडमिशन नहीं देती थी, तो वहाँ से क्लियर हो जाता था कि ये बच्चा जब इस कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पा रहा ना, तो ऐसा कैलिबर कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए नहीं बना है, कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए नहीं बना है। और आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि आप पैसा फेंको, तमाशा देखो, आपने कह दिया अरे ये कोचिंग जो है एडमिशन जो नहीं दे रही है तो दूसरी में ले लेंगे, दूसरी नहीं दे रही तो तीसरी में ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं दुनिया में है ना, मतलब हम लोगों को अगर इंडिया की एजुकेशन की बात करूँ मैं कहीं ना कहीं, तो एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। लाइक कोटा को आप एग्जांपल लेंगे तो ये एग्जांपल आज का नहीं, आज से 15 साल 10 साल पुराने वाले एग्जांपल्स हैं जो एक बहुत अच्छे एजुकेशन देने वाले हुआ करते थे। आप अगर दिल्ली में जाओगे मुखर्जी नगर, तो वो जो IAS की एजुकेशन दी जाती थी वो गए जमाने। अब आजकल तो क्या हो गया कि मतलब एक के पीछे एक, मतलब वो रेस लगी हुई है कि यार तू कर रहा है मैं भी करूँगा। अब जब ऐसा होगा यार, नॉर्मल सी बात है, 300 सीटों के लिए जो फाइट पहले 1 लाख बच्चे करा करते थे, आज वही फाइट कहीं ना कहीं 50 लाख कर रहे हैं। सीटें तो आज भी 300 है। तो फिर कहीं ना मैं कहीं ये मानता हूँ कि एजुकेशन में ना अगर रिवोल्यूशन लाना है तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के कैलिबर को पहचान करके उनको और दूसरी फील्ड को भी एक्सप्लोर करने देना चाहिए। पैसा कमाना अगर प्रायोरिटी नहीं रहे तो अब बच्चा ये सोच रहा है कि यार मैं अगर मेडिकल नहीं निकाल पाया ना तो लाइफ ख़त्म है। ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं यहाँ पे जो 4 साल 5 साल से सिर्फ और सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं। और मैं रियलिटी बताऊँ ना, बच्चे की शक्ल देख करके हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे की शक्ल देख के पता लग रहा है इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब आप क्योंकि यार फिर जब आपको पता लग रहा है कि तो फिर आप एडमिशन क्यों ले रहे हो, तो पेरेंट्स तो कह रहे हैं यार आप एडमिशन नहीं दोगे हम कहीं और करवाएंगे। तो जनरली मुझे ना कहीं मैं चैरिटी करने के तो नहीं बैठा ना कोई और बैठा हुआ है। हाँ, बस ये है कि हमारा जो मोटो है ना वो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि एजुकेशन हमेशा पहली प्रायोरिटी रहेगी। समझाना है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा एडवांस के लिए नहीं बना, आप जेई की तैयारी कराओ। ऐसा नहीं है कि हम लोग कथनी और करनी में डिफरेंस है। दिपेश सर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी खुद की छोटी सिस्टर को मोटिवेट किया। मतलब मैं आपको बताऊँ तो IIT मटेरियल ही थी और उसका क्लियर था कि मुझे IIT करनी नहीं है, मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, लेक्चरर बनना है। इन्होंने मोटिवेट किया, फोटो लगा हुआ 95% थी, टॉपर थी। मतलब मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो कोटा की टॉपर रही होगी। 12th क्लास में टॉप करना, वो भी आज का सिनेरियो अलग है, ठीक है। किसी टाइम पर लॉकडाउन के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उससे भी 2 साल बाद, लॉकडाउन में नहीं हुई है। तो हमने ऐसा नहीं अपने बच्चों को भी कहा, अपने भाई बहनों को भी कहा, हम तो सभी को कह रहे हैं। पर जब समझना नहीं चाहेगा पेरेंट्स, तो उस पेरेंट्स को ये कहीं ना कहीं हम लोग अगर कहेंगे कि नहीं नहीं आप तो है ना इसको इसी चीज़ में डालेंगे तो ये नहीं कर पाएगा, तो कहीं और एडमिशन कराएगा। हाँ, वो ये ले लेते हैं कि फिर तो ईगो सर से पे ले लेते हैं। पढ़ाने ही आता नहीं है या ऐसा कुछ, पढ़ाई आता नहीं पाएंगे ये। ये हमारे बच्चे के ऊपर कोचिंग कर रहे हैं। हाँ, बच्चे पे कोचिंग हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आज कैलिबर Teachers देख Day के ही दिन करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि हम तीनों टीचर की तरफ से, एमएलएस क्लास की तरफ से सभी को ये विशेष है कि वो लाइफ में बहुत अच्छा करें, पर उसी फील्ड में वो जाएं जिसमें खुश रहें। पैसा जनरेट देखो अपने आप हो जाएगा, और पैसा 1 लाख हो, डेडिकेशन रहा, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, ये आपको समझना पड़ेगा कि पैसा आपकी प्रायोरिटी नहीं है, पहली प्रायोरिटी आपके ड्रीम्स है। अब्दुल कलाम ने आपको कहीं ना कहीं अगर
अपना भविष्य दिखता है। पास्ट और फ्यूचर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो पास्ट में हमारे अब्दुल कलाम निकले हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले ज़माने में अब्दुल कलाम आपको बनना है। अब आप ये कहेंगे कि यार अब्दुल कलाम के पास तो मतलब वो सब चीज़ें नहीं थी, आज तो हर कोई कर रहा है, तो ठीक है आप और अच्छा करो ना। और जहाँ तक ये है कि जो लोग IIT करने के लिए आ रहे हैं उनके कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ बैठा दिया गया है पेरेंट्स के थ्रू या फिर सोसाइटी के थ्रू कि IITians का पैकेज बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि इंजीनियर कोई एज अ मतलब उसको आप क्या कह सकते हैं कि अपने मन से कोई बनने नहीं आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं पैसा कमा के ये सारी चीज़ें करूंगा और वो सारी चीज़ें। IITian बनना क्या है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे का ड्रीम नहीं है। अब ये प्रेस्टीज की बात हो गई है और बच्चे की नहीं, पेरेंट्स की। उनको लगता है यार मैं सोसाइटी में क्या बोलूँगा। तो IITian बन करके ऐसे बहुत लोग हैं जिनके IIT पास आउट है फिर भी उनकी नौकरियां नहीं लगी हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने IIT के बाद नौकरी लगने के बाद छोड़ भी दी है। हर कोई मतलब उस चीज़ में खुश नहीं है। लाइक आप चेतन भगत की बात करोगे तो सिटी बैंक में जॉब लगी, IIT दिल्ली से पास आउट था, IIM अहमदाबाद, इससे बड़ी इंडिया में तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। उसके बाद राइटर बन गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टीचर से आप पूछ रहे हैं ना, आप आकर के अगर संजय सर से पूछते हैं कि संजय सर मैं ना फिजिक्स में क्या सीखूं, तो संजय सर आपको वो बताएंगे। संजय सर से आप आकर के कहोगे संजय सर मैं ना कैसे 12th में ना टॉप करूं, तो संजय सर वो बताएंगे। आप संजय सर से आप कहेंगे कि सर मुझे तो आकर के सिर्फ आप इतना तैयार कर दो कि मैं पास हो जाऊँ। मतलब फर्स्ट डे आपका ड्रीम था कि मेरे को टॉप करना था, सेकेंड डे आपका ड्रीम था कि आपको सिर्फ पास होना है। तो ये फर्स्ट डे और सेकेंड डे में डिफरेंस जो आया ना, वो इसलिए आया कि संजय सर की बात को आपने फर्स्ट डे जो कम्युनिकेशन हुआ था उसको आपने फॉलो किया ही नहीं। संजय सर ने आपको ये तो नहीं कहा था कि ना आप ना मेहनत करना छोड़ दें, कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो सब कुछ वही आएगा। तो इस जगह पर एजुकेशन थोड़ा चेंज करना चाहिए। नहीं तो ठीक है, आजकल के बच्चे तो खैर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं सच्चाई बताऊँ तो आज हम अगर पलट के देखते हैं तो हमने जो कमाया वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों ने जो अचीव करा है आज जब उनकी जॉब लग रही है या जो अपने पेरेंट्स को अच्छी बातें कह रहे हैं, तो हमें लग रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स आकर के कहते हैं हमसे कि हमारा बच्चा जो है ना वो ये कहता है कि यार मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टीचर बड़ी मैनर से बात कर रही है, जैसे दिपेश सर है, वो बच्चे से आप करके बात कर रहे हैं, तो बच्चा घर जाके पेरेंट्स को देख रहा है तो सोच रहा है कि यार दिपेश सर इतने बड़े होकर के, इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर के आज मुझे आप करके बात कर रहे हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स को अगर आप करके बात कर लूँगा, सुबह पैर छू लूँगा, तो उससे क्या बिगड़ जाएगा। पैर छूने से कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की एनर्जी उनको मिले। आज का बच्चा आकर के हाथ मिलाएगा तो हाथ मिलाने से देखो यार, वेस्टर्न कल्चर ठीक है फॉलो करो, पर अच्छी बातें भी तो फॉलो करो। वेस्टर्न कल्चर में इतना इनोवेशन हो रहा है, इतने साइंटिस्ट निकल रहे हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ वो निकाल रहे हैं जो टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। यार टिकटॉक पे डांस करना तो कोई बुरी बात नहीं है कि यार, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि टिकटॉक पे डांस करने के बाद आप क्या उससे खुश हो गया? मान लो अगर टिकटॉक पे डांस करने पे आपके व्यू कम हो गए तो क्या करो और दूसरा काम पकड़ोगे आप? कहीं ना कहीं सर एक समय पे उस पर्सन को भी खुद को ही देख के बुरा जरूर लगेगा कि मैं क्या कर रहा था, कर क्या रहा था, ये चीज। तो चलिए ये तो मतलब बहुत अच्छी बात, काफी अच्छा लगा। और मैं तो काफी कम टाइम से यहाँ पे जुड़ा हूँ, अप्रोक्स मुझे है ना, तो अप्रोक्स मुझे यहाँ पे 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन एज अ फैमिली की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है और ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज टीचर्स डे के दिन पे सर लोगों से थोड़ी बातचीत हुई और आप लोगों को जानने को मिला कि क्या कुछ हमारे सोसाइटी में है और हम लोग क्या कुछ उसको आगे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से। और मिलते हैं फिर आप लोग से जल्द ही नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।